गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 4। यहाँ पर हम ओम्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हम जैसे ऑलरेडी जो है ओम्स लॉ जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले 1826 में जो जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमन ओम ने, उन्होंने एक रिलेशन एक्सप्रेस किया था। अगर हम किसी कंडक्टर के एंड पे अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और उसके अंदर जो है करंट फ्लो होती है, तो उसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर, फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर का मतलब ये होता है कि हम उसके टेम्परेचर की, उसको लेंथ को और एरिया को अगर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का जो रेशियो होता है दैट इज़ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो करंट होती है उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V अपॉन आई जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका नाम क्या है, इस कांस्टेंट को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी ये चीज़ होती है कि अब हमें इसकी यूनिट भी निकालनी पड़ेगी। तो जो हमारा ये रिलेशन है कि इसके अंदर जो है हमको V अपॉन आई, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं, जो करंट होती है उसको हम एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होगा। इसके साथ साथ में हमारे पास में जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो 10⁻⁴ जो वोल्ट है उसको हमने EMU में कन्वर्ट किया, यानी कि हम SI यूनिट से CGS यूनिट में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो 1 वोल्ट होता है वो 10⁸ EMU के बराबर होता है। इसी तरीके से जो 1 एम्पियर होता है वो 0.1 यानी कि 10⁻1 EMU के बराबर होती है। और जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 1 ओम इक्वल टू 10⁹ EMU आ जाएगा। एंड दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द SI यूनिट एंड द CGS यूनिट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट को हम प्लॉट करते हैं। और जब हम करंट को या पोटेंशियल डिफरेंस को जो प्लॉट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा y एक्सिस के अलोंग हो रहेगा, और जो करंट होती है उसको जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और ये जो ग्राफ का जो हमारा स्लोप है जिसको हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो हमें स्लोप है वो रेसिस्टेंस की वैल्यू देता है। एंड रेसिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी हमने एक दूसरा ग्राफ और प्लॉट कर रखा है। इसके अंदर हमने 2 टेम्परेचर्स लिए हैं T1 और T2। तो हमारा जो टेम्परेचर T1 है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द T2। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ग्राफ का प्लॉट है, यानी कि ग्राफ का जो प्लॉट है उसके अंदर जो इसका स्लोप है θ1 जो है वो θ2 से ज़्यादा है। तो इससे हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो भी बढ़ जाती है। अब हमारे पास एक नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है, वो हमारी इंटरनेशनल ओम की आ रही है। इंटरनेशनल ओम क्या होता है कि हमारे पास में एक मरकरी का सिलेंडर है जिसका 1 mm का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और उसकी जो 10.63 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, उसका जो मास है वो 14.4521 ग्राम्स है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने ये सारी चीज़ें मेजर करी है। तो जो उस मरकरी सिलेंडर का जो रेसिस्टेंस होगा वो इंटरनेशनल ओम के बराबर होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे को स्टेप समझने हैं वो बेसिकली है कि हम ओम्स लॉ को किस तरीके से डिराइव करेंगे। सो बेसिकली अभी हमने देखा कि जो I की वैल्यू होती है, वो I की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, NaEVD के बराबर होती है। N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, A हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, E जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड VD जो है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। और करंट डेंसिटी भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। करंट डेंसिटी को हम J से एक्सप्रेस करते हैं, वो I अपॉन A के बराबर होती है। आपको I की वैल्यू जो है अभी हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, तो इसमें A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो J की वैल्यू बराबर हो जाएगी NeVD। उसके बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी जानते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है VD, वो बराबर होता है टाउ E कैपिटल E अपॉन M। अब हमें ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर रखना है, और फिर उसके बाद हमें करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम यहाँ पर करंट डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो करंट डेंसिटी जो है वो हमारे बराबर आती है NE टाउ E कैपिटल E अपॉन M, और E और E मिलके स्क्वायर हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा करंट डेंसिटी का दैट इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ E अपॉन M।
तो हमारे पास में ये चीज़ और समझनी है कि जो होमोजीनियस कंडक्टर होता है उसके अंदर ये वाली जो वैल्यूज़ होती है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ना तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बदलने वाले हैं, ना उसका चार्ज बदलता है, ना उसका रिलैक्सेशन टाइम बदलता है, ना ही जो है कि इलेक्ट्रॉन का मास बदलता है। तो अगर हमने इसको पूरे को कांस्टेंट मान लिया तो ये जो कांस्टेंट है इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने रिप्लेस कर दिया एक नए कांस्टेंट से, और इसको हम कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, और इसका जो सिंबल है वो सिग्मा होता है। और हमें ये भी समझना है द कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस और टेम्परेचर। जो कंडक्टिविटी होती है वो सब्सटेंस के नेचर और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो कभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड के पे डिपेंड नहीं करेगी। तो फाइनली अगर हम उस जो हमारी वैल्यूज़ थी उसको अगर हमने नए सिंबल से रिप्लेस कर दिया तो फाइनल जो हमारी करंट डेंसिटी जे जो है वो बराबर आ जाएगी सिग्मा कैपिटल ई के बराबर। अब हमें आगे की तरफ प्रोसीड करना है। आगे हमें प्रोसीड करना है कि हमें जे की वैल्यू रखनी है और हमें ई की वैल्यू भी रखनी है। तो हम जानते हैं कि अगर एक एल लेंथ का कंडक्टर है उसके एंड्स पे अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी लगा दिया है तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो वी अपॉन एल के बराबर होता है। यानी कि ये जो आपकी वी अपॉन एल की वैल्यू है वो आप उसके अंदर अभी जो हमारी करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन था उसके अंदर रखेंगे, एंड जे जो है वो आई अपॉन ए के बराबर है। तो हमने अभी जस्ट जो एक्सप्रेशन निकाला था उसके अंदर हमने जे की जगह जो है वो आपने आई अपॉन ए रखा, सिग्मा की जगह सिग्मा रखा, और ई की जगह आप वी अपॉन एल रख रहे हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर आता है 1 अपॉन सिग्मा एल ए अपॉन आई, और 1 अपॉन सिग्मा जो है वो हमारा रॉ के बराबर होता है। रॉ का मतलब होता है रेसिस्टिविटी। तो हमारा एक्सप्रेशन पोटेंशियल डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, रो एल अपॉन ए। और अगर आपको 10th क्लास का अगर फॉर्मूला याद हो तो रो एल अपॉन ए जो है वो हमारे रेसिस्टेंस के बराबर होता है। सो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा रॉ इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इज कॉल्ड एज द रेसिस्टिविटी, और इसको हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस भी जानते हैं। तो हमने जस्ट अभी हमने ये देखा कि हम ये वाले एक्सप्रेशन को जो है किससे रिप्लेस करेंगे, आर से रिप्लेस करने वाले हैं। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वी इक्वल टू आई आर, ये हमने जो एक्सप्रेशन है वो ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को डिराइव कर रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब हमें दूसरी जो टर्म पढ़नी है वो है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी के लिए हमें ये समझना है कि अगर हमने एक जो है एल लेंथ और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक कंडक्टर लिया है जिसका रेसिस्टेंस जो है आर है, अगर उसके अंदर जो है आई करंट जो है उसके अंदर फ्लो कर रही है, अगर हम उसके ऊपर वी पोटेंशियल डिफरेंस कर लगाते हैं, और उसके बाद सपोज हमने इसकी लेंथ को जो है इंक्रीज़ कर दिया है, पहले इसकी एल लेंथ थी और हमने इस लेंथ को डबल करके अब इसकी जो लेंथ है वो 2L कर दिया है, तो जो हमारी करंट है वो जो है वो सेम रहेगी, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो नया रेसिस्टेंस हमें मिलने वाला है जब हमने इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया तो जो रेसिस्टेंस होगा यहाँ पर जो है आपको ये आई है, तो जो रेसिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, वो V अपॉन आई होता है, तो V की जगह हम 2V लिखेंगे, तो रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2R। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी लेंथ का वायर को अगर हम डबल करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी डबल हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, अगेन हमने रेसिस्टेंस और लेंथ के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया तो लीनियर रिलेशन आ रहा है। ये हमें क्या समझाता है, ये हमें बताता है कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ घटती है तो रेसिस्टेंस भी घट जाता है। इसी तरीके से हमने दूसरा एक एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर हमने क्या किया, एल लेंथ का जो है वायर लिया है, लेकिन अभी हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रिड्यूस हो गया है, वो A/2 हो गया है। तो उसमें जो है अगर लेंथ उसमें सेम रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वही रहेगा, लेकिन जो करंट है वो कम होकर I/2 हो जाती है। यहाँ पर हम वापस जो है रेसिस्टेंस का अगर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V/R होता है, V/I होता है सॉरी। तो आई की जगह हमें I/2 लिखना है, तो जो है हमारा 2 पर चला जाएगा, तो रेसिस्टेंस जो है वो 2R के बराबर आ जाता है। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस कर दिया है, उसके पहले वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया का जस्ट हाफ कर दिया है, तो जो हमारा रेसिस्टेंस है वो डबल हो जाता है। यानी कि जो हमारा रेसिस्टेंस है
और जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब अगर आप क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप कम करेंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए हमें यहाँ पर जो ग्राफ मिल रहा है रेसिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच में, वो इस तरह का कर्व्ड ग्राफ मिलेगा। अभी हमने दो रिलेशंस देखे कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो रेसिस्टेंस होता है वो एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने क्या किया, इन दोनों रिलेशंस को कंबाइंड कर दिया है। जब हमने इन दोनों रिलेशंस को कंबाइंड किया तो हमारे पास में एक नया एक्सप्रेशन आ रहा है, दैट इज़ R इक्वल टू रॉ। क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनलिटी को हटाना पड़ेगा, इसके लिए एक नए कॉन्स्टेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो R इक्वल टू रॉ L/A है। रॉ जो होता है वो हमारी कहलाती है resistivity or specific resistance. Rho is a constant of proportionality which depends upon the nature of the material and the temperature, and this constant is called as the resistivity or the specific resistance. जो हमारी resistivity होती है वो लेंथ पे या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। एंड दूसरी चीज़ है कि जो यूनिट होती है resistivity की वो ओम मीटर होती है। उसके बाद में हमारे पास जो नई टर्म आ रही है वो आ रही है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की आ रही है। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो रेसिस्टेंस का इन्वर्स होता है। रेसिस्टेंस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को अपोज करना, लेकिन कंडक्टेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को अलाउ करना। तो इन्वर्स ऑफ रेसिस्टेंस R इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और इसको हम जो है G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो G जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/R के। तो बेसिकली जो रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम होती है, तो डेफिनेटली जी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम रेज़ टू पावर -1 होगी। तो जो हमारे किसी भी मटेरियल की जो कंडक्टेंस होती है वो उसके नेचर, शेप, साइज़ और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। इसी तरीके से जब हम कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो वापस हमें क्या करना होता है, V और I के बीच में ग्राफ बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं और अगर हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें Y एक्सिस के अलॉन्ग जो है I को लेना होता है, और X एक्सिस के अलॉन्ग जो है हमें V को लेना पड़ता है। अगेन हमें लीनियर ग्राफ मिलेगा, और ये जो स्लोप है वो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। जो स्लोप होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू I/B, and this is equal to conductance G, and this is the G is equal to 1/R. तो inverse of resistivity is called as the specific conductance, जिसको हम सिग्मा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हमें रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन मिला है, और यहाँ पर जो हमें जो रिलेशन बन रहा है ये हमारा जो है रिलेशन जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और ये आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशन मिल रहा है। जो हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है उसकी जो यूनिट है वो आपकी mho पर मीटर के बराबर होती है। तो अभी हमारे को कुछ जो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेसिस्टिविटी की बेसिस पे हमारे पास मटेरियल जो होते हैं उनको 3 कैटेगरी में हम प्लेस करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो आपका कंडक्टर्स होता है, इन द मटेरियल्स इन विच द फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्ज अकर्स इन इजी वे। इजीली जब हमारा चार्ज या करंट जो है इजीली फ्लो हो जाता है तो उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं। इन दिस मटेरियल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वेरी लार्ज, एंड रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज इन द रेंज। जो हमारी इसमें रेसिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻⁻⁸ जो 10⁻⁻⁻⁸ ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻⁻⁶ ओम मीटर के बराबर होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मटेरियल आते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, द मटेरियल्स इन विच देयर इज़ ए नो फ्लो ऑफ करंट। अगर चार्ज या करंट का फ्लो नहीं होता है जिन मटेरियल्स के बीच में उनको हम इंसुलेटर्स के नाम में जानते हैं, और इसमें जो है नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और इन मटेरियल्स की जो रेसिस्टिविटी है वो 10⁻⁹ ओम मीटर से 10⁻14 ओम मीटर में रेंज करती है, और इसका एग्जाम्पल होता है ग्लास, क्वार्ट्ज, माइका एक्सेट्रा। उसके बाद लास्ट में हमारे सेमी कंडक्टर्स आते हैं। सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं वो हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच का बिहेवियर करते हैं, और इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है इन मटेरियल्स की वो 10⁻⁻⁻1 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁴ ओम मीटर तक वेरी करती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। उसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दूसरे वीडियो के अंदर, जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस पे बेस्ड है, मतलब इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।